हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट ऑफिसर प्लेटफॉर्म। मैं शिल्पा सिंघानिया आप लोग के सामने जो आज टॉपिक लेके आई हूँ वो है 5 ईयर प्लान। ये हम लोग का सेकंड वीडियो है, थर्ड वीडियो है। एक्चुअली में इसके पहले 1 to 6 तक जो 5 ईयर प्लान था वो हम लोग ने डिस्कस कर लिया इसके पहले वाले वीडियो में। ठीक है, ये हम लोग का सेकेंड वीडियो जहाँ पर हम लोग 7 से लेके 12 तक का 5 ईयर प्लान को पूरी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे डिटेल्स में। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले अब मैं अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं शिल्पा सिंघानिया विद मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स। और चलिए मैं आप लोग के सामने मेरा सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी। ठीक है, हम लोग 6 तक तो कंप्लीट कर लिए थे। अब हम लोग के पास आया 7 5 ईयर प्लान। 7 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन क्या था? 1995 से लेके 1990। इस समय कौन हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इस समय थे राजीव गांधी जी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो पीरियड था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड था इंडिया के हिस्ट्री में। क्यों? यहाँ पर बेसिकली हम लोग का जो मेन टारगेट था वो था हम लोग का रैपिड फूड ग्रेन प्रोडक्शन करने का, फिर इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन करने का, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन एंड प्रोडक्टिविटी। बेसिकली इसको एक वर्ड में बोला जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिकली यहाँ का मेन ऑब्जेक्टिव था फूड, वर्क एंड प्रोडक्टिविटी। फूड, वर्क एंड प्रोडक्टिविटी। यहाँ से क्वेश्चन आती है विच ऑफ द प्लान बेसिकली टारगेटेड फूड, वर्क एंड प्रोडक्टिविटी। तो ये आपका 7 5 ईयर प्लान जिसका मेन टारगेट था फूड ग्रेन्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करना, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना और साथ में प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाना। ठीक है, तो ये सब को, ये टारगेट्स को मीट करने के लिए हम लोग को कुछ तो करनी पड़ेगी। तो हम लोग को क्या बेसिक इसका क्या था? ग्रोथ करना है, मॉडर्नाइजेशन करना है, साथ में इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना है और साथ में सोशल जस्टिस जैसे ऑब्जेक्टिव को हम लोग को मीट करना पड़ेगा। अब देखिए, एम्प्लॉयमेंट इसका मेन टारगेट था, तो एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड स्कीम्स ही गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा लेकिन इस टाइम फ्रेम में पास की थी। ठीक है, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो स्कीम है वो है आपका जवाहर रोजगार योजना जो इस समय लाई गई थी। ये जो स्कीम है ना, ये स्कीम दो स्कीम्स को मर्ज करके बनाई गई थी। इसके पहले हम लोग को पता है कि इसके पहले दो स्कीम्स थी हमारे पास। एक तो आपके पास ये था एन आर ई पी। एन आर ई पी, ठीक है, ये एक स्कीम थी हम लोग का, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। और साथ में और एक तो कौन सी स्कीम थी? रूरल रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो ये दो एक स्कीम थी, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम और रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ये दोनों स्कीम्स को मर्ज करके ये जवाहर रोजगार योजना लेकिन लाया गया था। इसका लॉन्च डेट कब था? इसका लॉन्च डेट था 1989 में। लेकिन इसका मेन टारगेट क्या था? मेन टारगेट ये था कि ये जो मेन टारगेट इसका था वो था वेज एम्प्लॉयमेंट इन दी रूरल एरियाज को ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग फोकस कर रहे थे। साथ ही साथ ये लोग जो ये सब प्रोग्राम्स चल रहे थे ना, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसे 1980 में लाया गया था, फिर कम्युनिटी एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, फिर डाउटफुल एरिया प्रोग्राम, ये सब जो स्कीम्स थी उसको वापस से रीओरिएंटेड करी गई थी। लेकिन इस समय ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो हम लोग देखते हैं ना, यहाँ इस समय जो ये टाइम फ्रेम था उस समय इंडिया ने इतना फिजिकल डेफिशिएंट से इंडिया गुजर रहा था कि उन्होंने बहुत ज़्यादा लोन ले लिया था। कहाँ से उन्होंने लोन लिया था? फॉरेन से बहुत ज़्यादा उन्होंने लोन ले लिया था। और यही जो कंडीशन है वो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा खराब साबित हुआ इसके बाद। तो गवर्नमेंट अपनी एक्सपेंडिचर के लिए बेसिकली बहुत सारा लोन ले लिए फॉरेन बैंक्स में से। अब वो फॉरेन बैंक्स बोले कि ठीक है, अब उनका तो एक डिपेंडेंट हेविली ड्यूरिंग दिस पीरियड। और उस समय देखा गया लोन लेने के बाद इकोनॉमी क्या है, बहुत ज़्यादा क्या हो गई, एकदम कोलैप्स करने लगे। इकोनॉमी अब अपने आप को एकदम भी सही हालत में रख नहीं पा रही थी। तो ये एक बहुत बड़ा इंडिया का कंडीशन हो गया था उस समय, लेकिन बहुत ही ख़राब कंडीशन। फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी, कोई भी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी लेकिन लगाया नहीं गया था उस समय। कोई भी फाइनेंशियल अच्छा स्ट्रैटेजी लेके नहीं आया गया जो हम लोग का ये कंडीशन को हम लोग उसको सुधार सके। तो इसके बदले में हुआ क्या? ऑब्वियसली हम लोग का अनसस्टेनेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया। ठीक है, और फिजिकल डेफिशिएंट इतनी हाई हो गई, पता है इतनी हाई हो गई
कि कुछ सालों बाद हम लोग देखेंगे ना कि मतलब हम लोग एक मतलब इतना भी हम लोग का खराब हालत हो गया कि हम लोग बाहर से और कुछ नहीं इम्पोर्ट कर सकते थे। ऐसी हालत हो गई थी कि इंडिया अब ज्यादा मतलब कुछ इम्पोर्ट करने की हालत में ही नहीं थी, इतनी खराब इंडिया की हालत हो गई थी उस समय। फिर हमारे पास 1990 के बाद आया आपका एनुअल प्लान्स। एक्चुअल में इस समय क्या हुआ था, गवर्नमेंट चेंज हुई थी 1990 के बाद, दो गवर्नमेंट आ गई थी बीच में। तो 1990 से लेके 1991 में एक गवर्नमेंट चेंज हुई थी। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर हम लोग देखते हैं फास्ट चेंजिंग पॉलिटिकल कंडीशन लेके हुआ था। कांग्रेस के बाद देखा गया था कोई और पार्टी लेकिन सेंटर में आ गई थी, जिसके कारण क्या हुआ कि हम लोग को मतलब अपना जो प्लानिंग प्रोसेस था वो बहुत ज़्यादा लेकिन चेंज हो गया था। तो फिर क्या हुआ, इस प्लान में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था, लेकिन ये प्लान में वो लोग बोले कि नहीं, अब हम लोग का इतना ख़राब हालत हो गया कि हम लोग को अब रेस्ट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर दो दो एनुअल प्लान्स लाया गया था। दो कौन कौन सा एनुअल प्लान, 1990 से लेके 1991 और 1991 से लेके 1992, ये बेसिकली दो एनुअल प्लान्स का लेकिन डेट है। टू सेपरेट एनुअल प्लान्स वर फॉर्मुलेटेड विद इन द फ्रेमवर्क। यहाँ पर बोला गया कि जो भी हम लोग टारगेट करेंगे, हम लोग 8 प्लान पीरियड को साइड में मतलब माथा में रख के उसको फोकस करके हम लोग यहाँ पर जितना भी प्लान है उसको हम लोग करेंगे। ये उनका मेन ये था कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर फोकस करेंगे। तो यही उनका मेन था, क्योंकि 8 प्लान पीरियड में एम्प्लॉयमेंट और इस सब में ज़्यादा फोकस किया गया था। तो ये इसलिए ये जो 2 साल था हमारे हाथ में, यहाँ पर हम लोग 8 प्लान पीरियड के लिए पूरी तरह से तैयार कर रहे थे अपने आप को कि हम लोग 8 प्लान पीरियड में ये करेंगे। तो उसके पहले का जो काम होता है ना वो सब हम लोग इस प्लान पीरियड में लेकिन कर रहे थे। एक्चुअल में क्या हुआ, फिर जब कांग्रेस गवर्नमेंट आई 1992 में, पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, ये जो 1990 से लेके 91 और ये जो 2 साल था उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग एज दी एनुअल प्लान बोल देंगे। एनुअल प्लान तो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब आया आपका 8 5 ईयर प्लान। 8 5 ईयर प्लान वेरी 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 इंपॉर्टेंट और वेरी सक्सेसफुल प्लान ऑल्सो। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को क्या देखने को मिली थी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या हुआ था यहाँ पर, एल पी और साथ में जी। ठीक है, वो क्या होता है, एलपीजी क्या है आपके पास, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसके ऊपर डिटेल में वीडियो हम लोग बाद में पढ़ाई करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो इसका मेन ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स था उनका मेन कारण क्या था, मेन मतलब मोटिव क्या था, बेसिकली स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट करना, इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है उसी को एडजस्ट करना। साथ में मैक्रो स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज, जैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसीज यहाँ पर लेकिन लेके आया गया था। ये प्लान के पीछे का बैकग्राउंड तो हम लोग को आगे ही हम लोग देख लिए कि हम लोग का बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो बहुत ही गंदा हो गया था, उस समय बहुत ही खराब हालत हो गया था इंडिया का। साथ में हम लोग क्या देखे थे, साथ में हम लोग ये देखे थे कि हम लोग का फिस्कल डेफिसिट जो है ना, मतलब हम लोग का उधार ज़्यादा हो गया था, इतना ज़्यादा हम लोग उधार में चल गए थे। और साथ में इन्फ्लेशन भी बहुत हाई रेट में उस समय हो गई थी। तो ये तीनों ही चीज़ इंडिया मतलब इकोनॉमी के लिए ख़राब होता है। ये सब तीनों चीज़ें, दीज थ्री थिंग्स आर ओनली नॉट गुड फॉर एन इकोनॉमी। तो इसीलिए फिर हम लोग क्या करने का कोशिश किए, फिर हम लोग इसको सुधार करने के लिए हम लोग कोशिश किए। लेकिन ठीक है क्या, यहाँ पर जो आप लोग को बताई थी, यहाँ पर वह थी नरसिम्हा राव, और इस समय लेकिन जो मेन फाइनेंस मिनिस्टर थे वो ही मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह को आप भगवान बोल सकते, क्योंकि इतना बुरा हालत से इंडिया को निकालने वाला जो इंसान था वो थे मनमोहन सिंह जी, जो इतना बुरा उनका जो ये वाला पॉलिसी बहुत हेल्पफुल हुआ इंडिया के लिए। एक्चुअल में इंडिया ने क्या हुआ था, इंडिया जो इतना ह्यूज लोन ले लिया था फॉरेन बैंक से, अब फॉरेन बैंक्स बोले कि अब अगर आप लोग अपना इकोनॉमी को ऐसे ही चलाए तो हम लोग फिर आप लोग को लोन नहीं देंगे, आप लोग को अपना पॉलिसीज लेकिन चेंज करनी ही पड़ेगी। तो इसीलिए हम लोग अपने इंडस्ट्रीज को मॉडर्नाइज करने का बहुत यहाँ पर कोशिश की, बहुत हद तक हम लोग यहाँ पर इसको खोल दिए थे। दिस इन्वेस्टमेंट्स जैसा चीज़ हम लोग लेके आए थे, ज़्यादा से ज़्यादा जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को हम लोग प्राइवेट के हाथ में दे दिए थे। साथ में इंडिया जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर भी बन गया था। एनर्जी सेक्टर के लिए हम लोग इतना एलोकेट किए थे, और हम लोग का टारगेट क्या था 5.6, और हम लोग अचीव कितना किए थे, 6.8 का अचीवमेंट हम लोग हासिल किए थे यहाँ से। साथ में एनुअल ग्रोथ इन एग्रीकल्चर कितना था, 3.5।
अचीव ग्रोथ कितना हुआ 3.9, बहुत अच्छा, एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिली। साथ में हम लोग ये देखें कि टारगेट पर कैपिटल इनकम वॉज कितना टारगेट किए थे 3.8, लेकिन अचीव कितना किए 4.4। तो यहीं से आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग का टारगेट से है ना, टारगेट से हम लोग ज़्यादा ही अचीव किए, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी और साथ में यहाँ पर भी हम लोग तीनों जगह अपने टारगेट से लेकिन अच्छा अचीव किए यहाँ पर। साथ में और भी कुछ चेंजेस यहाँ पर हुए थे। यहाँ पर रुपी को थर्ड टाइम के लिए डिवैल्यूएट किया गया था। हम लोग पहले क्या होता था, पहले हम लोग फिक्स एक्सचेंज रेट को फॉलो कर रहे थे, लेकिन अब हम लोग क्या हो गया, हम लोग फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में लेकिन आ गए थे। तो यहाँ पर ये लास्ट टाइम था ये रुपी को डिवैल्यूएट हुआ था, इसके बाद तो डिप्रिसिएशन आ गई। तो 3 टाइम हमारे रुपी डिवैल्यूएट हुए थे। ठीक है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, 1949 में और 1966 में और फिर 1992 में। यहाँ पर ये प्लान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर ये पहला इंडिकेटिव प्लान था। इसके पहले जितने भी प्लान्स है वो बहुत ज़्यादा क्या था, इम्पेरेटिव इन नेचर था। एक्चुअली में गवर्नमेंट बोलती थी ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा बहुत ऑर्डर मारती थी। लेकिन इसमें जो था, इसमें पहली बार जो प्राइवेट सेक्टर्स को इतना इम्पोर्टेंस दिया गया, उन लोग को भी मतलब पूरी तरीके से अधिकार दिया गया कि नहीं, अब आप लोग भी अपना अधिकार, अपना भी बोली बोल सकते हैं यहाँ पे, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में डिसेंट्रलाइजेशन लाया गया था, डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी लाया गया था यहाँ पर, जहाँ पर पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटीज़ को मतलब पावर दिया गया था। अमेंडमेंट पास किया गया था 73rd और 74th अमेंडमेंट के तहत। तो ये हम लोग को ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, ये प्लान पीरियड जो ये जो टाइम फ्रेम है, ये दिस टाइम फ्रेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस समय हम लोग को बहुत कुछ फाइनेंशियली हम लोग को बहुत सारा पॉलिसीज यहाँ पर देखने को मिला था, जो इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ एक्चुअल में। फिर आया आपका 9th 5 ईयर प्लान। 9th 5 ईयर प्लान का पासिंग डेट कब था, पासिंग डेट था आपका 1997 से लेके लेकिन 2002 तक। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव था ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्विटी। ठीक है, यहाँ पर ये जो पास हुआ था, इस समय इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, इस समय इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी। एक्चुअल में ये प्राइम मिनिस्टर 1998 में आए थे, लेकिन ये जो प्लान पीरियड था ये ऐसा था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे इस प्लान में, इस प्लान पीरियड में वेरी इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले किए थे। अब हम लोग को देखने को मिलेगा ये तो टाइम फ्रेम, लेकिन हम लोग को देखने को मिलेगा कि इस समय जो ये टाइम फ्रेम था, इस समय हम लोग को एक तो इम्पोर्टेंट चीज़ जो देखने को मिलती है वो क्या है, साउथ ईस्ट एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस लेकिन हुआ था इस समय। साउथ ईस्ट एशियन फाइनेंशियल, साउथ ईस्ट में एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस हम लोग को देखने को मिली थी, जिसके कारण मतलब ऑल राउंड स्लो डाउन हो गया था इकोनॉमी में पूरा जगत में। अभी जैसे कोरोना वायरस के कारण हम लोग पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में एक स्लो डाउन देख रहे, वैसे उस समय भी वहाँ पर एक फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण इंडिया में एक स्लो डाउन देखने को मिली थी। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली फोकस्ड एरिया हम लोग का क्या था, फोकस्ड एरिया था बेसिकली हम लोग का क्या फोकस्ड एरिया था, हम लोग मिनिमम नीड्स को बेसिकली सेटिस्फाई करने का कोशिश कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से हम लोग ये मिनिमम सर्विस को अटेन कर पाए। तो क्या क्या थे आपके, पहले थे सेफ ड्रिंकिंग वाटर, प्राइमरी हेल्थ सर्विस जो अभी तक हम लोग अचीव कर नहीं पाए, सेफ ड्रिंकिंग वाटर। फिर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है, साथ में आपका पब्लिक हाउसिंग एंड असिस्टेंस, फिर न्यूट्रिशन सपोर्ट टू चिल्ड्रन, फिर स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ पीडीएस। इसके तहत हम लोग को देखने को मिला था, एक्चुअली बहुत अच्छा चीज़ भी हुआ था, काफ़ी सारी योजनाएं आए थे पीडीएस को लेके भी। ठीक है, इस समय 2000 में अंत्योदय अन्ना योजना लेके आए थे हम लोग। फिर साथ में हम लोग एजुकेशन में हम लोग एजुकेशन को कंपलसरी बनाए थे अमेंडमेंट्स के द्वारा। तो यहाँ पर हम लोग कुछ देखने को मिलता है, हमें अच्छे ही देखने को यहाँ पर मिलता है। तो ये स्कीम के तहत ये टाइम फ्रेम के बीच में क्या क्या हुआ था, कारगिल वॉर हुआ था इंडिया में उस समय। ठीक है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुआ हम लोग के लिए, जो मतलब फिर इंडिया सेकेंड पोखरण जो हुआ था इसी समय हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी सेकेंड पोखरण टेस्ट जो हुआ था। यहाँ पर हम लोग का ग्रोथ कितना था, यहाँ पर हम लोग का ये था बेसिकली 7.1% हम लोग का टारगेट था, लेकिन हम लोग अचीव कितना किए थे 6.8 हम लोग लेकिन अचीव कर लिए थे। यहाँ पर मेन डायमेंशंस हम लोग किसको लिए थे, क्वालिटी ऑफ लाइफ,
जनरेशन ऑफ प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, रीजनल बैलेंस और सेल्फ रिलायंस। ये चार बेसिकली मेन ऑब्जेक्टिव था ये 9th 5 ईयर प्लान का। इस समय जो आंसर आप लोग लिखेंगे ना, तो यहाँ पर जो इस समय रिलेटेड जो स्कीम्स आए थे वो इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, और जो इवेंट्स इस समय हुए थे, मेन तो कारगिल वॉर हुआ था, ग्लोबल साउथ एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हमें देखने को मिली थी इस समय, ठीक है। हमारे प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी इस समय। तो ये सब चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर आया आपका 10th 5 ईयर प्लान। 10th 5 ईयर प्लान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर हम लोग का बेसिकली हम लोग का मेन टारगेट क्या था? मेन टारगेट था कि हम लोग 8% जीडीपी एवरी ईयर अचीव करें, ठीक है। वेरी बहुत बड़ा ही टारगेट हम लोग रखे थे जीडीपी को लेके, कि हम लोग अटेन कर पाए 8% जीडीपी एवरी साल। तो ये तो अटेन कर ही ले। साथ में हम लोग पॉवर्टी रेट को रिड्यूस कर सके, जितना अच्छे से हो सके पॉवर्टी रेट को रिड्यूस कर सकते बाय 5% बाय 2007। साथ में हम लोग क्या और काम किए थे? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जैसे पहुंचा सके। जेंडर गैप को बोले थे कि 2007 तक जेंडर गैप को बेसिकली रिड्यूस कर देने, कितना परसेंट रिड्यूस कर देने? एटलीस्ट 50% जैसे ये जेंडर गैप से वो हट जाए। साथ में हम लोग 20 पॉइंट प्रोग्राम भी इस समय लेके आए थे। टारगेट ग्रोथ हमारा कितना था? 8.1%, लेकिन हम लोग अचीव कितना किए इस समय? 7.7% अचीव किया। अचीव इतना अच्छा नहीं कर पाए थे इस समय, 10th प्लान पीरियड में अचीवमेंट इतना अच्छा नहीं हुआ था हम लोग का, ठीक है। साथ में 10th प्लान में रीजनल अप्रोच हम लोग अडॉप्ट किए थे रादर देन सेक्टोरल अप्रोच, कि एक एक रीजन्स के ऊपर का जो इनइक्वालिटीज को उसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हटा सके यहाँ पर। तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर इतनी हुई थी फॉर दी 10th 5 ईयर प्लान। इस समय हम लोग राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 लेके आए थे, ठीक है। फिर साथ में सबसे बड़ा जो एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम इस समय हुआ था, बताइए कौन सा? हाँ, एनआर, कौन सा हुआ था? एमजी नेगरा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटीड एम्प्लॉयमेंट स्कीम, एम्प्लॉयमेंट रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, एमजी नेगरा जिसे हम कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट स्कीम। पहले तो ये स्कीम थी, उसके बाद इसे एक्ट बनाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसी टाइम फ्रेम में हुआ था, क्योंकि देख लीजिए इसका एक बहुत बड़ा मतलब मोटिव था एम्प्लॉयमेंट देना लोगों को। इसको पास किया गया था 2005 में, इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 2006 में, और साथ में इसे महात्मा गांधी कब नेम किया गया था? महात्मा गांधी से नेम किया गया था 2009 में। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अलग से भी क्वेश्चन आते। व्हेन वाज इट इम्प्लीमेंटेड? 2006। व्हेन was महात्मा गांधी वर्ड एडेड टू इट? इन 2009। तो ये याद रखिएगा। देखिए एम्प्लॉयमेंट के लिए ये चीज़ किया गया था, ठीक है। फिर आया आपका 11th 5 ईयर प्लान। 11th 5 ईयर प्लान जिसका मेन ड्यूरेशन कितना था? 2007 से लेके 2012 तक, ठीक है। इस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे इंडिया के? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह। और इनके साथ बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था? बेसिक ऑब्जेक्टिव था टुवर्ड्स फास्टर एंड मोस्ट इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव मतलब क्या होता है? हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सारे सेक्टर्स को जब कवर करते तब हम लोग उसको बोलते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल रहा है इंक्रीज इन एनरोलमेंट इन दी हायर एजुकेशन ऑफ 18 से 23 एज के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा बेसिकली इनरोलमेंट हो सके हायर एजुकेशन में। साथ में इन्होंने बेसिकली फोकस किया था फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, डिस्टेंट, आईटी एजुकेशन, ये सब सबको कन्वर्ज करते हैं। साथ में ये सोशल सेक्टर को और डिलीवरी ऑफ सर्विस ये सबको थोड़ा एम्फोसाइज ज़्यादा किए थे। एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस था। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, सबसे पहली बात इन्वायरमेंट को लेके किसी स्कीम में लेकिन यह प्लान में लाया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। रिडक्शन ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी यहीं पर बोली गई थी। साथ में ये बोली गई थी कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज में बेसिकली कितना परसेंट? 4, 10 और 9% का लेकिन ग्रोथ देखा जाए, वैसे बोला गया था। फिर रिड्यूस के अन्य बोला गया था टोटल फर्टिलिटी रेट को रिड्यूस कर देने टू 2.1।
ग्रीन क्लीन ड्रिंकिंग वाटर 2009 तक लोगों तक पहुंचाया जा सके, ऐसा बोला गया था। और साथ में इंक्रीज एग्रीकल्चरल ग्रोथ टू 4%। ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये सब में और कुछ है नहीं वैसे, तो आप लोग ये सब पूरा जो है ना, ये सबको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और मेन याद रखिएगा ये जो टाइम फ्रेम है इसके बीच में क्या क्या स्कीम्स लाए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा। मेन हम लोग का इंक्लूसिव, ये जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, जेंडर इनइक्वालिटी, यहाँ पर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस तीनों का ही ग्रोथ रेट बता दिया गया था, जहाँ पर इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा फोकस यहाँ पर दिया गया था। हम लोग यहाँ पर और एक चीज़ जो प्लान किए थे वो थे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर बाय 2009, लेकिन ये हम लोग अचीव नहीं कर पाए, ठीक है, ये हम लोग अचीव नहीं कर पाए। अब आया आपका 12 5 ईयर प्लान, हम लोग एकदम एंड में आ गए। 12 5 ईयर प्लान, ठीक है। 12 5 ईयर प्लान आप लोगों को पता है 2014 में तो नरेंद्र मोदी के गवर्नमेंट आ गया था। नरेंद्र मोदी के जब गवर्नमेंट आए तो ये बोले कि हम लोग ये जो प्लानिंग प्रोसेस है इसको अब हम लोग नहीं फॉलो करेंगे, प्लानिंग कमीशन को हटा के उसके जगह पे लेकिन नीति आयोग का स्थापना किया गया था। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप लोग याद में रखिएगा। हम लोग का बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है यहाँ पर? बेसिक ऑब्जेक्टिव्स है फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल। अब जो ग्रोथ होना चाहिए वो सस्टेनेबल ग्रोथ, ये टर्म पहले वाला में नहीं था पर इसमें घुसाया गया था। यहाँ पर हम लोग एम कितना रखे थे? कुछ एम 9% टू 9.5%, लेकिन कितना अचीव किए वो अभी तक हम लोग किसी को पता नहीं है, ठीक है, ये अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया गया। फॉर ग्रोथ टू बी मोर इंक्लूसिव, बेटर परफॉर्मेंस इन एग्रीकल्चर, बेटर परफॉर्मेंस हम लोग एग्रीकल्चर में हम लोग करना ज़रूरी है। साथ में फास्ट क्रिएशन ऑफ जॉब्स स्पेशली इन मैन्युफैक्चरिंग, फास्ट क्रिएशन ऑफ जॉब्स, ये बेसिकली लोग का टारगेट था। साथ में स्ट्रॉन्गर एफर्ट्स एट हेल्थ एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी बोला गया था। फिर स्पेशल प्लान्स फॉर डिसएडवांटेज एंड बैकवर्ड रीजन्स, ये भी लाया गया था। ये कुछ कुछ चीज़ है जो हम लोग इस समय प्लान किए थे कि हम लोग ये सब अचीव करेंगे। मोर्टालिटी रेट को 212 से लेके 100, मतलब माँ का जो मरने की जो आयु है उसको हम लोग रिड्यूस करेंगे 212 से लेके 100 के बीच में हम लोग उसको रेंज में लेके आएंगे। साथ में बच्चे इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, इन्फेंट की मरने की जो मतलब टाइम फ्रेम है जो है संख्या, उसको हम लोग कम करेंगे 44 से लेके 25। अंडरवेट चिल्ड्रंस करेंगे बिलो 3 इयर्स फ्रॉम 40 टू 23%। सेक्स रेशियो को बेसिकली इंक्रीज करेंगे 914 टू 950। सेक्स रेशियो मतलब अच्छा करेंगे, 1000 में 950 ही फीमेल्स होनी चाहिए। फिर एनीमिया रिड्यूस करेंगे वुमेन्स का 55 से लेके 28% में। टोटल फर्टिलिटी रेट जो है रिड्यूस करेंगे 2.5 से लेके 2.1। तो ये कुछ कुछ टारगेट्स जो हम लोग बेसिकली इसमें अचीव करने का कोशिश किए थे। और भी इम्पोर्टेंट जो इस समय जो स्कीम्स जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट लेके आए थे, ठीक है, जन धन योजना, फिर आपका नेशनल डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, फिर नेशनल स्किल इंडिया प्रोग्राम, ये सब डिफरेंट स्कीम्स जो गवर्नमेंट द्वारा लेके आया गया था इस समय। लेकिन डिजिटल इंडिया, फिर स्मार्ट सिटी मिशन, फिर ये सब कुछ कुछ स्कीम्स आप लोग प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। मेरा जब स्कीम्स का नया वीडियो आएगा वहाँ पर मैं आप लोग को बहुत अच्छे से समझा दूंगी। तो मैं बस आप लोग को अभी बोलने के लिए मैं आप लोग को ये चीज़ बोल दे रही हूँ, ठीक है। तो thank you students for being with me in this video, and if you have any query then please contact me. Thank you.